जहाँ तक बात है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉइन्ड बाय यूएल गोस्वामी इन 1955। यूएल गोस्वामी जो इंडियन ओरिजिन का है, उन्होंने 1955 में एक आर्टिकल दिया था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे पहले जो टर्म है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या डीए वाज कॉइन्ड बाय यूएल गोस्वामी और 1955 में ये पब्लिश हुई। लेकिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, एक अमेरिकन स्कॉलर है जॉर्ज गेंट। जॉर्ज गेंट जो है, जिसको कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि सेम पीरियड के दौरान जो जॉर्ज गेंट है, तो सेम पीरियड के दौरान जॉर्ज गेंट ने भी इस टर्म को यूटिलाइज किया है, इस टर्म को यूज किया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसकी जो बुक आई वो 1979 में आई, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने अपनी बुक दे दी, दैट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स। Development administration concepts, goals and methods that got published in way back after 1978, that is in 1979 में वो पब्लिश हुई थी जॉर्ज गेंट की ये पॉपुलर बुक। और जॉर्ज गेंट को इस कंट्रीब्यूशन के लिए ये क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जहाँ तक जॉर्ज गेंट की बात है, जॉर्ज गेंट जो है उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है और उसमें उन्होंने 3 टर्म्स बताए हैं दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्योंकि उसको क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, या उसने जो बुक दी थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स इन 1979। लेकिन उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पर्पसेस, लॉयल्टीज एंड एटीट्यूड्स। पर्पसेस, लॉयल्टीज एंड एटीट्यूड्स। जहां तक बात है पर्पसेस की, तो पर्पसेस की बात है व्हाट आर द पर्पस ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन? That is socio-economic progress, socio-economic development. That is purpose. Loyalty. Where this loyalty stands? Loyalty means being accountable to the people. You are responsible for your activities you are carrying on in your public office. You are responding to the grievance of the people with loyalty. With loyalty or with accountability. With accountability. So accountable रहना, that is loyalty. And attitude. आपने positive attitude रखना है, persuasive और इनोवेटिव अप्रोच रखना है, आपने परफॉर्मेंस दिखानी है, आपने अचीव करने की चीजें विद टाइम। तो आपने एक तो टाइम बाउंड भी रहना है और दूसरा आपने बहुत सारे अप्रोचेस, बहुत सारे वेज आपने यूज करने हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट वेरी गोल, जो आपका गोल होगा। तो इनोवेटिव मेथड्स आपने यूज करने हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जॉर्ज गेंट ने बताए थे पब्लिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। एक है पर्पस, दूसरा है लॉयल्टी और तीसरा है एटीट्यूड। इसके अलावा और भी एक्सपोनेंट्स है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे एडवर्ड वीडनर है, फ्रेड रिक्स है, जोसेफ ला पलम्बोरा है, या फेरल हीडी है, ल्यूकन पाई है, या अदर्स। लेकिन जहां तक एडवर्ड वीडनर की बात है, एडवर्ड वीडनर जो है उसको भी कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट प्रपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जॉर्ज गेंट के साथ साथ एडवर्ड वीडनर को भी एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर माना जाता है, फॉरमोस्ट प्रपोनेंट माना जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड उसको ये भी क्रेडिट दिया जाता है ही वाज द फर्स्ट conceptually explain the definition of development administration. The first person who conceptually explained the definition of development administration was neither George Gant nor Yuval Goswami, but it was Edward Weidner. तो एडवर्ड वीडनर वो पहला साइंटिस्ट बन जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जिसने इसकी एक अच्छी डेफिनेशन दे दी। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फर्स्ट प्रोपोनेंट है जिसने इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है वो है एडवर्ड वीडनर। और जहां तक बात है फेरल हीडी की, फेरल हीडी जो हमने इकोलॉजिकल अप्रोच में देखा था, फेरल हीडी जॉर्ज गेंट के बारे में कहते हैं, जॉर्ज गेंट इज जनरली credited with having coined the term development administration in the same period of 1955. तो जॉर्ज गेंट के बारे में फेरल हीडी भी कहता है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि यूएल गोस्वामी ने 1955 में कॉइन की थी, तो जॉर्ज गेंट के बारे में फेरल हीडी कहता है कि जॉर्ज गेंट के भी बारे में भी ये पॉपुलर है कि उसने ये टर्म जो है मिड 1950s में यूज की थी।
लेकिन जहाँ तक बात है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, इट इज बेसिकली अ वेस्टर्न कंसेप्ट, इट इज बेसिकली अ वेस्टर्न कंसेप्ट। अगर ये वेस्टर्न कंसेप्ट है और इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया है डोनाल्ड सी स्टोन, डोनाल्ड सी स्टोन। तो द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डोनाल्ड सी स्टोन। दो चीजें हैं, one is first coined by, another is first used by. First used by Donald C. Stone, but first coined by Yuval Goswami। और अगर वेस्टर्न नजरिए से देखेंगे तो फर्स्ट कॉइन्ड बाय एडवर्ड वीडनर, एडवर्ड जॉर्ज गैट, नॉट एडवर्ड वीडनर, जॉर्ज गैट। तो इंडियन ओरिजिन से अगर देखेंगे 1955 में युगल गोस्वामी, तो मिड 1955 में जॉर्ज गैट ने भी इसका यूज किया है अकॉर्डिंग टू फेरल हीडी। और अगर कॉइन करने की बात है तो युगल गोस्वामी और जॉर्ज गैट है। लेकिन अगर हम देखेंगे यूज करने की बात, द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, पहली बार इसको किसने यूज किया, पहली बार इसको यूज किया डोनाल्ड सी स्टोन, डोनाल्ड सी स्टोन। तो ये तीन चीजें हैं, दो एक्सपोनेंट्स ने इसको कॉइन किया है मिड 1955 में, एक इंडियन है, एक वेस्टर्न है, अमेरिकन है। और जो अमेरिकन है जॉर्ज गैट, ही इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक और वेस्टर्न है जिसको कहा जाता है, इसने इसको यूज किया है फर्स्ट टाइम, वो है डोनाल्ड सी स्टोन, डोनाल्ड सी स्टोन। जहां तक बात है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां तक बात है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करने की या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की, तो क्वाइन इसको किया है युवल गोस्वामी ने, जॉर्ज गैट ने, और इसको जो यूज किया है वो है डोनाल्ड सी स्टोन। और जहां तक बात है डिफाइन करने की, तो जहां तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की बात है, तो इसके बारे में जो डेफिनेशन आई है, जैसे इरविंग स्वेडलो, इरविंग स्वेडलो इसको डिफाइन करते हैं, इट्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज, इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज, उसमें वो दो चीजें बताता है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड प्लानिंग। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है डेवलपिंग यानी पुअर कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और इसमें दो चीजें अहम है, वन इज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, आपने अपने इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग करने हैं, एंड अनदर इज प्लानिंग, अनदर इज प्लानिंग, आपने एक फॉरमोस्ट एक पॉपुलर प्लानिंग करनी है इन ऑर्डर टू अचीव योर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। तो ये दो चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू इरविंग स्वेडलो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड प्लानिंग। मार्टिन लैंडो वो भी डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज, इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। जो रीजंस है ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हाउ इट केम टू फोर्स, हाउ इट केम टू फोर्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे रीजंस है कि कैसे वजूद में आ गई। जैसे ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ज्यादा फोकस करती थी सिर्फ मीन्स पे, वो गोल्स पे उतना फोकस नहीं करती थी। तो ओवर एम्फेसिस, हद से ज्यादा स्ट्रेस देना मीन्स पे और अंडर एम्फेसिस ऑन द गोल्स। तो गोल्स, एम्स, उन पे कम फोकस करना और मीन्स उन पे ज्यादा फोकस करना, मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा तरजीह देना रादर देन गोल्स। ये ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद था। ये एक रीजन बन गया कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आई। नंबर टू, जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ गई ड्यू टू लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के खात्मे के बाद बहुत सारे नए स्टेट्स वजूद में आई, तो उसकी वजह से भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आई। तीसरा, जो यूनाइटेड नेशंस के स्पॉन्सर डेवलपमेंट स्कीम्स है डेवलपमेंट कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो एड प्रोग्राम चल रही है यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज, उसकी वजह से भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आई। या जो अमेरिकन एड जो है, जो आपने यूरोपियन यूनियन में देखा कि किस तरह वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिकन एड रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, उसके लिए भी उसकी वजह से भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आ गई। इसके अलावा जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप 1960 में आपने देखा, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप अंडर द एड्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी एक क्रेडिट दिया जाता है, उसकी वजह से भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में आ गई। तो उसका भी क्रेडिट, उसका भी ये जो वो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का वजूद में आना, वो भी एक अहम सतून है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम कह सकते हैं जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वजूद में आया अमेरिका में 1960 में, वो एक अहम संग मील है, एक अहम माइलस्टोन है जहां तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जैसे युवल गोस्वामी या जॉर्ज गैट है या एडवर्ड वीडनर है, तो एडवर्ड वीडनर ने भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था, जो कंट्रीब्यूशन रहा है एडवर्ड वीडनर का। तो एडवर्ड वीडनर ने इसके बारे में बताया, जैसे मैंने पहला रीजन बताया हाउ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में क्यों आई, क्योंकि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ज्यादा फोकस करती थी इसमें, गोल्स पे वो कम फोकस करती थी,
और मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ज्यादा फोकस करती थी। दैट मीन्स एंड्स पे वो स्ट्रेस नहीं करती थी, बल्कि मीन्स पे वो ज्यादा स्ट्रेस करती थी। तो इसी तरह जो कंट्रीब्यूशन है एडवर्ड वीडनर का, एडवर्ड वीडनर उसी के बारे में बोलता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इट हैज ग्लोरिफाइड द मीन्स एंड फॉरगॉटन द एंड्स। ग्लोरिफाइड मीन्स, फॉरगॉटन द एंड्स और गोल्स। तो मीन्स के बारे में ज्यादा एहतियात रखती है, ज्यादा कंसंट्रेशन रखती है, केयर करती है, रादर देन एंड्स या गोल्स की तरह। तो इसके बाद उसने डिफाइन की है जो ये क्रिटिक इन्होंने किया ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ज्यादा स्ट्रेस करती है एंड्स पे, एंड्स पे स्ट्रेस नहीं करती है, गोल्स पे स्ट्रेस नहीं करती है, ज्यादा स्ट्रेस करती है, ज्यादा एम्फेसिस देती है मीन्स पे रादर देन गोल्स एंड रादर देन एंड्स। तो ये क्रिटिसाइज जब एडवर्ड वीडनर ने किया, उसके बाद एडवर्ड वीडनर ने इस क्रिटिसाइज को फिलअप करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एडवर्ड वीडनर ने डिफाइन किया? ही डिफाइंड इट एज एन एक्शन ओरिएंटेड, a goal oriented administrative system। एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दैट मींस यहाँ पर आप जो फोकस करेंगे वो सिर्फ मींस पे नहीं करेंगे, बल्कि यू विल फोकस ऑन द एंड्स एज वेल। तो एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया एडवर्ड वीडनर ने, एक्शन ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का नाम दिया, या इसके बारे में उन्होंने ये भी बता दिया, इट इज कंसंट्रेटेड, इट इज कंसर्न्ड विद, रादर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग innovation for development, maximizing innovation for development, maximization of success in the development। ज्यादा से ज्यादा आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं डेवलपमेंट में। जहां तक सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कामयाबियां समेटें, ज्यादा से ज्यादा आप इनोवेशन हासिल करें, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड वीडनर। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड वीडनर जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इन जनरल डिफाइन किया जाता है, तो इट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसके बारे में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक और कंट्रीब्यूशन रहता है, वो फ्रेडरिक्स का रहता है। तो फ्रेडरिक्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के को दो साइड से देखता है। तो वो दो कंसेप्ट देता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जहां तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो राय देता है फ्रेडरिक्स, वो दो तरीके की होती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज एंड मेथड्स यूज्ड बाय लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स to implement policies, to implement plans in order to achieve the goals। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में आपने जो प्लान्स होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं, उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको आप कैसे फ्रेम आउट करके, फिर यूटिलाइज करके, इंप्लीमेंट करके आप गोल्स हासिल करेंगे। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स आपने प्रोग्रेस हासिल करनी है, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। जो आप प्रोग्रेस हासिल करते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स या पॉलिसीज को फॉलो करते हो, तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में आपके गोल्स आते हैं, आपकी पॉलिसीज, प्लान्स आते हैं, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आती है, और उसके फिर इंप्लीमेंटेशन आती है, और उसके बाद अचीवमेंट ऑफ गोल्स आता है। वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू रिग्स, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने विद इन इंस्टीट्यूट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टेबलाइज करना है, strengthening of administrative capabilities। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? जब आपने कुछ गोल्स अचीव करने हैं, तो आपने पॉलिसीज फ्रेम आउट करने हैं, फिर उनको इंप्लीमेंट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होती है। और जो दूसरा चीज होता है, उसमें दूसरी चीज होती है, वो होती है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस में बैठी है, यू हैव टू स्ट्रेंथन देयर कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, वो आता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये दो चीजें हैं जो फ्रेडरिक्स ने बताती है, वन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरी है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जहां तक बात है नेचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके गोल्स क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसके गोल्स है जहां तक उनकी बात है, तो उसमें सबसे पहला आता है चेंज ओरिएंटेशन। जब आप मीन्स को लेते हो, मीन्स को यूटिलाइज करते हो, तब जाके आप एंड्स हासिल करते हो, दैट इज यू आर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सो यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज।
When you are making any sort of progress, that is itself a change. That is itself a change. तो चाहे वो सोशो इकोनॉमिक होती है या किसी भी फील्ड में जो आप बदलाव लाते हो, तब्दीली लाते हो, achievement कुछ करते हो, that is itself a change. So it is change oriented administration. It is goal oriented. That means you are having some ends. So when you are making a policy, you are having in focus in mind, you are having any aim. So you are framing a particular policy for a particular goal, for a particular goal. So it is change oriented, it is goal oriented, it is commitment. It is commitment. It is your words which you are promising in your election campaigns to the public. You are motivating your workers, your officers to frame out the policy in order to achieve this very goal. So you are keeping your words, you are keeping your commitments and promises, and you are maintaining them, and you are focusing on these very goals, and you are achieving them. So you are maintaining your commitment. So it is change orientation. It is goal orientation is involved in it, and commitment is there. Also, it is client orientation. Client orientation. You are responding to the public grievances. Client orientation. Client orientation, that means you are responding to the public grievances. जो public demands होती है, जो specific groups होते हैं, चाहे वो student group हो, trade union group हो, या directly society involved हो, या कोई particular community का group हो, उनकी जो ये demands या grievances रहती है, you are responding to them. तो वो क्लाइंट्स है और आप उनकी डिमांड्स को रिप्रेजेंट, उनकी जो डिमांड्स है उनको रिस्पांस देते हो, पॉजिटिव रिस्पांस देते हो, दैट इज क्लाइंट ओरिएंटेशन. सो ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज चेंज ओरिएंटेशन, it is involving goal orientation, it is involving commitment, it is also involving client orientation, as well as it is temporal or dimension. It is having temporal dimension. Kaise? That means time bound. Within a limited time, you are making achievements. Within a limited time period, you are completing the developmental goals in any particular area. जिस एरिया के बारे में आपने ये टाइम रखा है, टारगेट रखा है, और within that very templated time आप वो मेंटेन करते हो, कंप्लीट करते हो बिफोर द डेडलाइन. दैट इज टेम्पोरल डायमेंशन. वक्त पर काम मुकम्मल करना, दैट इज टेम्पोरल डायमेंशन. इसके अलावा सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन. बहुत सारी चीजों, बहुत सारे मामलात में जो सोसाइटी है, जो आम पब्लिक है, वो भी आपको आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करती है, एंड इट इज हैविंग इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. दैट मींस you are making socio-economic progress, you are maintaining your bureaucratic activities, but you are also taking socio-economic and political environment in focus. तो आप आइसोलेशन में काम नहीं करते हो, बट आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी इन्वॉल्व करते हो. और रेस्पॉन्सिवनेस तो है आप में. रेस्पॉन्सिवनेस कैसे है? जब क्लाइंट ओरिएंटेशन की बात आती है, when you are responding to the public grievances, that is itself responsiveness. So all these are the elements, or we can say characteristics of डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम कह सकते हैं इट इज, ये कब आई वजूद में? आई है लेट 1950-60s के बाद, लेकिन ये कैसे आ गई? इन ऑर्डर टू फिल द गैप इन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन. जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, दैट वाज हियरार्किकल, दैट वाज रिजिड, ये फ्लेक्सिबल है. दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, ये डिसेंट्रलाइज्ड है. ये डिसेंट्रलाइज्ड है. दैट वाज ब्यूरोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक है. ये डेमोक्रेटिक है. That was just focusing on actions, that was focusing just on means. कोई वैल्यू वहां नहीं था goals या ends का, but this is focusing both on means as well as ends. तो ये difference है between traditional administration and development administration. तो development administration के बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा है, that is new public management. तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो 1990s के दौरान वजूद में आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में वो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के साथ टच हो जाता है. ग्लोबलाइजेशन का वजूद में आना वो भी 1990s के दौरान. तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी 1990s के दौरान वजूद में आया है. तो जहां तक बात है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, इसको कहा जाता है इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट पैराडिग्म in the evolution of public administration. अगर हम evolution of public administration की बात करते हैं, तो public administration का जो वजूद है, उसके बाद वहाँ 1960s के दौरान न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है. 1968 के दौरान मिनोब्रिक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है. 1988 के दौरान मिनोब्रिक सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है. और 1990s के दौरान
ये एक और प्रोग्रेस होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वजूद में आती है, जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वजूद में आती है। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर का। डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं 1992 में, वो एक बुक की सूरत में देते हैं, दैट इज रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट एक बुक है जो लिखी है डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने। टेड गैबलर ने 1992 में उनकी ये बुक आती है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, और उसके बारे में कहा जाता है जो रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट है, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट है, इसकी वजह से बर्थ हुई है किसकी? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। The birth of new public management took place through the publication of the book Reinventing Government by David Osborne and Ted Gabler. David Osborne and Ted Gabler. Reinventing Government, 1992. It led the birth of new public management. It led the birth of new public management. इसके बाद ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द सेकंड इनोवेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम कहते हैं ये सेकंड माइलस्टोन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, the first being new public administration of 1960s। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में जो पहला माइलस्टोन आ गया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में 1960s में, हम कह सकते हैं जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गई 1990s के दौरान, ये सेकंड माइलस्टोन है, सेकंड पैराडिम शिफ्ट है, सेकंड चैप्टर है इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन द इन्वेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो वजूद में आ गई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये कैसे आ गई? जो इसमें एक बुक आ गई रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट बाय डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर, उसकी वजह से बर्थ हुई है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को कहा जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये दूसरी चीज है इन रीइन्वेंटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रीइन्वेंटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां तक टर्म है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टर्म जो है, इट वाज कॉइन्ड बाय क्रिस्टोफर वुड, HWD। क्रिस्टोफर वुड ने इस टर्म को कॉइन किया है और उसने इसको यूज किया है पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। अब पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स जो आर्टिकल है उसमें क्रिस्टोफर वुड ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को यूज किया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। अब पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन जो आर्टिकल आया है क्रिस्टोफर वुड का 1991 में, अब पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन 1991 में क्रिस्टोफर वुड का आर्टिकल आता है और उसमें वो सबसे पहले कॉइन करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो टर्म को कॉइन किया क्रिस्टोफर वुड ने अपने इस आर्टिकल में, पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन जो 1991 में पब्लिश हुआ। तो इस आर्टिकल में क्रिस्टोफर वुड ने पहली बार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को कॉइन किया और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में जो पहली कंट्रीब्यूशन आ गई बुक की सूरत में, दैट वाज रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट बाय डेविड ओसबोर्न एंड टेड गैबलर इन 1992। और जहां तक बात है ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे नाम इसको मतलब यूज किए गए हैं, इसको पुकारा गया डिफरेंट नेम से, लाइक इसको कहा गया मैनेजरलिज्म। तो पोलिट ने इसको कहा इट इज मैनेजरलिज्म, पोलिट ने इसको नाम दिया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, इट इज मैनेजरलिज्म। और ओसबोर्न और गैबलर ने इसको कहा इट इज एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट इसको डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने कहा। पोलिट ने इसको कहा मैनेजरलिज्म। मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा लैन और रोसेनब्लूम ने, लैन एंड रोसेनब्लूम कॉल्ड इट मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको कहा गया थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूए गन। यूए गन ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को कहा इट इज थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूए गन। ये कुछ डिफरेंट नेम्स है जो इसको दिए गए हैं, जैसे मैनेजरलिज्म पोलिट ने कहा, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने कहा, मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन लैन और रोसेनब्लूम ने कहा, या थर्ड वे इसको बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड वे का नाम दिया है यूए गन। और जो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गई 1990s में, लेकिन इसको कहा जाता है ये एमर्ज हुई है थैचरिज्म और रीगनिज्म से। थैचरिज्म में रीगनिज्म क्या है? थैचरिज्म अगर आपको याद होगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रही है मार्गरेट थैचर फ्रॉम 1979 टू 1990, या जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं रोनाल्ड रेगान 1981 टू 1990। तो एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका में, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थैचर, लेडी प्राइम मिनिस्टर, उसके नाम पे ये थैचरिज्म है। और रोनाल्ड रेगान अमेरिकन प्रेसिडेंट, 40th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो एक हॉलीवुड एक्टर था, बाद में प्रेसिडेंट बनता है 1981 में, तो उसके नाम पे रेगनिज्म।
तो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एमर्ज हुई है, ये एमर्ज हुई है थैचरिज्म और रेगनिज्म से। ये थैचरिज्म और रेगनिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर जो इकोनॉमीज या जो पॉलिसीज थी वो बेसिकली क्या थी, वो वहाँ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे, लेकिन ये दो जब आ गए, जब इनका टाइम आ गया तो उन्होंने थोड़ी सी जो रेगुलेशंस थी वो लूज कर दी। इन्होंने वेलफेयर स्टेट को मतलब तरजीह दी, वेलफेयर स्टेट को तरजीह दी, और वहां पर इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जो बड़ी टाइट थी, क्लोज्ड थे, उनको इन्होंने लूज किया है या ओपन किया है, जैसे हम कहते हैं ओपन मार्केट इकोनॉमी। तो ये कुछ मेजर्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे मेजर्स थे जो उन्होंने वहां पर किए थे, और इनकी वजह से चाहे वो थैचरिज्म की बात है या रेगनिज्म की बात है, कहा जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वजूद में आ गई। तो जो थैचरिज्म आ गई 1979 में इंग्लैंड में, और रेगनिज्म अमेरिका में आई 1981 में। तो 1981 से पहले 1979 में इंग्लैंड में जो थैचरिज्म आती है, इसको कहा जाता है ब्रिटेन बिकेम, जो जब वहां पर ये थैचरिज्म इंप्लीमेंट की थी मार्गरेट थैचर ने, तब ब्रिटिश को कहा गया द फर्स्ट कंट्री दैट इनिशिएटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। द फर्स्ट कंट्री दैट इनिशिएटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दैट इज ब्रिटिश। और रेगनिज्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई 80s और 81। तो 1979 में थैचरिज्म कहां पर हो गई, इंग्लैंड में 1979 में। तो फर्स्ट कंट्री जिसने प्राइवेटाइज किया है पब्लिक एंटरप्राइजेस को वो ब्रिटिश है, 1979 में ब्रिटिश है, और उसके बाद अमेरिका 1980 और 81 में। तो वहाँ थैचरिज्म आ गया, थैचर प्राइम मिनिस्टर थी, और यहाँ रीगनिज्म जो अमेरिका में थी बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। तो जो ये थैचरिज्म और रीगनिज्म थी, इट वाज रिप्रेजेंटिंग अ सिंथेसिस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंथेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसमें कहा जाता है इट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट क्या, कैसे, फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड हाउ फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्हाट क्या, क्यों और कैसे। तो क्या और क्यों ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्या लेते हैं, हाउ, कैसे। और जहां तक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात है, इट एम्स एट 3 E's, 3 E's पे ये ज्यादा स्ट्रेस करती है, दैट इज इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इन 3 E's पे ज्यादा स्ट्रेस करती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और ये जो 3 E's यूज किए थे, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये किसने यूज किए थे, जिसने मैनेजरलिज्म का नाम दिया था, पोलिट। तो पोलिट ने ये यूज किए 3 E's। इकोनॉमी, दैट मीन्स eradication of the waste, that is economy. Efficiency, that is streamlining of services, अलग अलग करके streamlining of services. Effectiveness, the policies that you are following, how much effective they are, the way you are achieving your goals, आपको पता चलता है कितनी effective वो policy है। तो economy, efficiency and effectiveness are the 3 aims of new public मैनेजमेंट। और इसके अलावा जो सिट्रस रहता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, वो रहता है मैनेजरल ऑटोनॉमी पे रहता है, आउटपुट टारगेट्स पे रहता है, रेस्पॉन्सिवनेस पे रहता है, कॉम्पिटेंस वहां पे होती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट वहां पे होती है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी या कॉम्पिटिशन भी रहता है, इसके अलावा वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन भी रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन या डीब्यूरोक्रेटाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, जिसमें मैनेजरल ऑटोनॉमी भी आती है, उसमें आउटपुट टारगेट्स भी आते हैं, इनोवेशन या रिस्पॉन्सिवनेस, कॉम्पिटिवनेस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंपटीशन, चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी, debureaucratization, that is anti-bureaucratic, or decentralization या business oriented, that is entrepreneurialism। तो ये सारे जो है एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। और जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसने बदल दिया स्टेट को, इसने पूरी तरह से स्टेट को बदल दिया है। इट ब्रिंग्स अ चेंज इन द रोल ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी, इन द रोल ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी, क्योंकि इसने ज्यादा स्ट्रेस दिया है, एम्फसाइज्ड a wider role of the market as against the state। तो यहाँ पर मार्केट का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है as against the state। लिहाजा हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम
डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोविजन जो सर्विसेज का था बाय द गवर्नमेंट वो इनडायरेक्ट हुआ यहाँ पे। वो इनडायरेक्ट कैसे हुआ? बाय पॉलिसी मेकिंग, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो एक प्राइवेट सेक्टर एजेंसी, एक एमएनसी के साथ गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पर जो प्राइवेटाइजेशन आती है, जो आपने लिबरलिज्म में सुना था, रिड्यूसिंग ऑफ कंट्रोल्स बाय द गवर्नमेंट, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेनिटी होती है, इकोनॉमिक कंट्रोल्स लेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एमएनसीज आ जाती है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो जाती है। तो वही यहाँ पर होता है। जो स्टेट का रोल हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो धीरे धीरे कम होने लगा। वही हुआ इसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। और इसमें हम कह सकते हैं जो स्टेट एक डिक्टेट करती थी टर्म्स एंड कंडीशंस, जब वो डॉयर थी, DOER, जब वो डिक्टेट करती थी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो यहाँ पर क्या बन गई? वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। वो स्टेट क्या बन जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है, बिजनेस ओरिएंटेड बन जाती है। जो सेंट्रल थीम रहता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, जैसे डेविड ऑसबोर्न और टेड कैपलर ने कहा, जो सेंट्रल थीम रहता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का वो ये रहता है, वी डू नॉट नीड मोर गवर्नमेंट बट वी नीड अ बेटर गवर्नमेंट। डेविड ऑसबोर्न और टेड कैपलर कहते हैं जो सेंट्रल थीम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का वो ये है, वी डू नॉट नीड मोर गवर्नमेंट बट वी नीड अ बेटर गवर्नमेंट, वी नीड अ बेटर गवर्नमेंट। टू बी मोर प्रिसाइज, वी नीड बेटर गवर्नेंस, वी नीड बेटर गवर्नेंस। तो गवर्नेंस जो होती है वो क्या होती है? एक्ट ऑफ कलेक्टिवली सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स, एक्ट ऑफ कलेक्टिवली सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट वी यूज। तो गवर्नमेंट क्या होता है? ये एक आला होता है, टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है वी यूज। द इंस्ट्रूमेंट इज आउटडेटेड। जब ये गवर्नमेंट आउटडेटेड हो जाती है, जब ये हमें यूटिलाइज करके हमें कोई फायदा नहीं देती है, सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स फुलफिल करती है, तब ये आउटडेटेड होती है। देन टाइम क्या आता है? टू रिमेक इट, टू रिमेक इट, नए सिरे से बनाओ, नए सिरे से बनाओ, इसमें चेंजेस लाओ। जहां तक थ्योरेटिकल बेस है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, थ्योरेटिकल बेसिस यानी डिफाइनिंग पिलर्स, इट इज हैविंग टू डिफाइनिंग पिलर्स। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज हैविंग टू डिफाइनिंग पिलर्स, वन इज पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड अनदर इज न्यू टेलरिज्म। पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड न्यू टेलरिज्म। जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इट केम टू एग्जिस्टेंस इन 1960s। जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, इसके बारे में जो थिंकर है विंसेंट ऑस्ट्रम। विंसेंट ऑस्ट्रम जो चीफ एक्सपोनेंट है पब्लिक चॉइस अप्रोच का, उसमें वो हाईलाइट करता है जो पब्लिक चॉइस अप्रोच रहता है इसका क्या काम रहता है? टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रिप्लेस करना है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे भी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक भी देखा था, डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन। डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन दैट मींस एंटी ब्यूरोक्रेटिक, दैट मींस यू हैव टू ब्रिंग अबाउट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, डेमोक्रेटिक मेजर्स। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच में विंसेंट ओस्ट्रोम भी यही कहते हैं, जो इसका चीफ प्रोटोगोनिस्ट है, कि he advocated for replacement of the doctrine of bureaucratic administration, replacement of bureaucratic administration by democratic administration। और उसकी एक पॉपुलर बुक है दैट इज इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक ये नेट में आया था ये क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है? तो ये विंसेंट ऑस्ट्रम की बुक है। इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विंसेंट ऑस्ट्रम की बुक है। और विंसेंट ऑस्ट्रम चीफ एक्सपोनेंट है किस अप्रोच का? पब्लिक चॉइस अप्रोच ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच किस बात पे फोकस करता है? टू रिप्लेस ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इसका दूसरा अप्रोच जो आता है दैट इज न्यू टेलरिज्म। लेकिन न्यू टेलरिज्म को स्टडी करने से पहले हमें ये देखना है जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है इसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं। सबसे पहले इसका यही रहता है, जब हम कहते हैं टू रिप्लेस ब्यूरोक्रेटिक administration by democratic administration, that means it is anti-bureaucratic. It is anti-bureaucratic, thus it is democratic. It is democratic. It is decentralization. Decentralization में believe करते हैं. Popular participation in administration. It is against separation of politics from administration. It is against centralization. It is in favor of institutional pluralism. That is plurality of agencies to promote consumer preferences. Plurality of agencies. तो आपने बहुत सारे एजेंसीज होनी चाहिए आपके पास, डाइवर्स ग्रुप्स होने चाहिए आपके पास टू अचीव द गोल्स। तो एंटी ब्यूरोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है ये पब्लिक चॉइस अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म में ये बिलीव करता है, डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन में बिलीव करता है,
एंटी सेंट्रलाइजेशन है ये, और एंटी हायरार्किकल है ये। तो ये पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में। और जो तो इसके अलावा जो इसमें ये मेन विंसेंट ओस्ट्रम इसका मेन एक्सपोनेंट है, इसके बारे में इसके बगैर और भी इसके एक्सपोनेंट्स है, जैसे बुकानन है, डाउन्स है, ओस्लोन है, टलॉक है। इसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक चॉइस अप्रोच को जब हम देखते हैं, इवॉल्विंग डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इन्फ्लुएंस हुआ है, इस पर असर हुआ है बाय द ग्रोथ ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल थ्योरी जो मार्क्स थ्योरी है वो जो वजूद में आती है, उसकी वजह से भी जो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि जो क्रिटिकल थ्योरी है एक मार्क्स थ्योरी है, उसके जो एक्सपोनेंट है वो है जुर्गेन हेबरमास। जुर्गेन हेबरमास एक बुक है एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर, एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो आता है, फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी का, लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल अमेरिका में वजूद में आता है। जो बुक आती है एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर, जिसको एडिट किया है एंड्रयू एरेटो और याइक गिबहार्ट ने, उसने उन दोनों ने इस बुक को एडिट किया है। उसमें बहुत सारी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। तो ये जो क्रिटिकल थ्योरी है जुर्गेन हेबरमास की, क्रिटिकल अप्रोच इसमें हाईलाइट होता है, क्रिटिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्या किस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है, जो क्रिटिकल अप्रोच है टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इस बात पे स्ट्रेस किया जाता है एडवोकेसी, ह्यूमनाइजेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन। तो क्रिटिकल थ्योरी में भी हाईलाइट हो जाता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच में भी यही था, टू रिप्लेस ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो दूसरा पिलर है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, वो है न्यू टेलरिज्म। न्यू टेलरिज्म, न्यू टेलरिज्म जो है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। इट एडवोकेट्स अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल मॉडल। जो ट्रेडिशनल मॉडल था एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट वाज वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू टेलरिज्म जो थी, इट एडवोकेट्स अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स for transforming the traditional model, that is Weberian bureaucratic model of public administration, to transform the Weberian model of administration. However, its basic thrust is on the adoption of private sector management practices. लेकिन जो basic aim, basic thrust रहा है न्यू टेलरिज्म का, वो ये रहा, adoption of private sector management practices in public administration. तो public administration में आपने private sector को implement करना है, private sector को implement करना है, adopt करना है, that is new Taylorism, that is new Taylorism. तो न्यू टेलरिज्म और पब्लिक चॉइस अप्रोच तो पिलर रहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। और जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के गोल्स रहते हैं या एंटी गोल्स रहते हैं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे एंटी गोल्स उसके क्या रहते हैं। एंटी गोल्स मगर मतलब किसके खिलाफ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? नंबर 1, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिकोटोमी, हिरार्की, पावर में हिरार्की, सेंट्रलाइजेशन या सुप्रीमेसी, जो डिक्टेटर या डिस्पोटिक रूल होता है, इन सब चीजों के खिलाफ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। रिजिडिटी, इसके खिलाफ भी है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और जो गोल्स है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो गोल्स रहते हैं, अगर हम इन एंटी गोल्स को देखेंगे तो गोल्स को हम आराम से सीख सकते हैं। अगर सेंट्रलाइजेशन इसका एंटी गोल है तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका गोल है। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर वुड ने 7 फीचर्स, 7 गोल्स दिए हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। नंबर 1, emphasis on professional management in the public sector, professional management in the public sector। आपने स्ट्रेस देना है प्रोफेशनल्स पे, जो पब्लिक सेक्टर में आपके प्रोफेशनल्स हैं उन पे स्ट्रेस देना है। स्किलफुल पर्सन्स होने चाहिए वो। मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट यू आर यूटिलाइजिंग, व्हाट प्रैक्टिसेस यू आर, व्हाट टेक्निक्स यू आर यूटिलाइजिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग। तो मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे क्या रहती है। ग्रेटर शिफ्ट ऑन द आउटपुट्स, ज्यादा आपने किस पे ध्यान देना है? एंड्स पे ध्यान देना है, रिजल्ट्स पे ध्यान देना है। डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स, आपने बहुत सारे यूनिट्स यूटिलाइज करने हैं, जैसे मैंने वहां पर बता दिया था। प्लूरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म को आपने स्ट्रेस देना है। कंपटीशन लेवल को आपने बढ़ाना है पब्लिक सेक्टर में, और आपने स्ट्रेस देना है प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस है, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे भी आपने स्ट्रेस देना है। तो ग्रेटर कंपटीशन पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है उन पे भी आपने फोकस करना है, और आपने ग्रेटर जो डिसिप्लिन है वो आपने मेंटेन करना है। तो ये वो चीजें हैं जो क्रिस्टोफर वुड ने बोला है, ये गोल्स है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। इसके अलावा जो
RAW रोड्स है, उन्होंने भी कुछ सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स बताई है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। जो RAW रोड्स की जो सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, वो क्या है? फोकस ऑन मैनेजमेंट नॉट पॉलिसी। आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए पॉलिसी से पहले, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, इफिशिएंसी देखी जाती है। इसके अलावा आपने डिसएग्रीगेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, दैट मींस प्लूरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, यहाँ पर भी इन्होंने बोला है। competition, you have to foster the competition, you have to foster the competition level आपने बढ़ानी है in order to get the better performance, get the better results। emphasis आपने यहाँ पर देने हैं कॉस्ट कटिंग पे, कॉस्ट कटिंग, मोटो बीइंग वैल्यू फॉर मनी पे आपने स्ट्रेस करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने फ्रीडम टू मैनेजमेंट मतलब उसको आपने पूरी तरह से क्या देना है? ऑटोनॉमी देनी है इन ऑर्डर टू दे कैन कैरी ऑन देयर वर्क विदाउट एनी बाउंड्स। तो ये वो चीजें हैं जो RAW रोड्स ने दी है। इसके पहले जो मैंने फीचर्स बताए जो क्रिस्टोफर वुड ने बताए थे। अब जो डेविड ओस्बोर्न और टैड गैबलर है, वो गोल्स देखते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो 10 गोल्स बताते हैं। 10 goals, 10 features or 10 principles of new public management by David Osborne and Ted Gabler. What are these? सबसे पहला जो आता है वो कैटालिटिक गवर्नमेंट आती है। कैटालिटिक गवर्नमेंट दैट मीन्स जो गवर्नमेंट होती है, इट कम्स इनटू एक्शन टू सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ये सॉल्व करती है। तो ये गवर्नमेंट जो होती है, ये अपने आप को क्या करती है? अपने आप को इन्वॉल्व करके स्टीयर करती है, परफॉर्मेंस दिखाती है, रादर देन वेटिंग फॉर द रोविंग, रादर देन वेटिंग फॉर द फ्रूट्स। ये फ्रूट्स का इंतजार नहीं करती है, रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करती है, बल्कि खुद इन्वॉल्व होती है, स्टीयरिंग व्हील की तरह इन्वॉल्व होती है। तो इट इज अ कैटालिटिक गवर्नमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू ऑसबोर्न एंड गैबलर जो है, इट इज अ कैटालिटिक गवर्नमेंट, खुद इन्वॉल्व होती है। कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट होती है। ये एम्पावर सिटीजन को करती है, सिटीजन पार्टिसिपेशन होती है, तो कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट होती है। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट होती है ये, दैट मींस इट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, सो दैट इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस। तो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट होती है, रेस में लगी रहती है, कैसे हम बेटर रिजल्ट देखेंगे। मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट, दैट इज गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट या गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट, रिजल्ट्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट, यही रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस या गोल ओरिएंटेड अचीवमेंट्स देखती रहती है। कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, जो पब्लिक ग्रीवेंस है उनको रिस्पॉन्स देती है, कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट। एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, तो बिजनेस की बात यहाँ पे होती है। इसके अलावा एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट मींस इट शुड आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रादर देन क्योर देम आफ्टर दे एमर्ज। प्रॉब्लम्स के आने से पहले प्रॉब्लम्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और उनको बचाना है। वो राइज नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स एमर्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले ही उनको एमर्ज होने से पहले ही उनको खत्म करो। ना कि ये प्रॉब्लम्स आ गई अब इनको सॉल्व करना है, इनका इलाज ढूंढना है, नो। बट इट इज एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट, प्रॉब्लम्स को एमर्ज होने से पहले ही उनको मिटा देना है। सो इट इज एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट। Decentralized government is there and market oriented government is here. So it was all about new public management. और जहां तक जो challenges रहते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जैसे हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में कौन से challenges आ गए, अगर हम देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गैप हो गई है, it increases the gap between the rich and the poor. It gives more value to the professional programs like MBA, BBA, and it reduces the values. It is paying less attention towards social sciences and other subjects, other disciplines. इसके अलावा अगर हम इसमें ये भी देखेंगे, जो ग्लोबलाइजेशन आ गई इसकी वजह से क्या हुआ, जिस तरह गैप इंक्रीज हो गई रिच और पुअर के दरमियान, इसी तरह जो इट इज मोस्टली रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड रादर देन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज या साउदर्न कंट्रीज। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखते हैं एक कंट्री पे कैसा इम्पैक्ट हुआ है। इट रिड्यूस द स्टेट सॉवरेनिटी, इट रिड्यूस द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। और इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, it is representing the interests of the capitalist world or business tycoons. So economically it enslaves the third world countries or underdeveloped countries. So economically it enslaves the countries, और culturally अगर हम देखेंगे it impacted it made a harmful effect on the age-old cultures and traditions of the people. Why? Because it changed these very heterogeneous cultures into homogeneous cultures.
तो homogeneous culture जब वजूद में आया, that is a single culture it is representing, that is Western culture, that is Western culture. मैकडोनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, अमेरिकन कल्चर। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो गए हैं। तो इसकी वजह से प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को ज्यादा तकवीत मिली है रादर देन सोशल साइंसेस को। इसकी वजह से जो गैप्स हो गई वो इंक्रीज हो गई। अमीर जो है वो ज्यादा अमीर होता गया और पुअर ज्यादा से ज्यादा पुअर होता गया। और ज्यादातर इस ग्लोबलाइजेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसकी इंटरेस्ट्स, रिच कंट्रीज के इंटरेस्ट, डेवलप्ड वर्ल्ड के इंटरेस्ट रादर देन third world countries and underdeveloped countries. Yeah, politically it reduces state sovereignty, reduces the decision making capability of the states, or economically it represents the interests of the capitalist world. Thus it enslaves the states, and culturally it harms the age old cultures and traditions of the states of the people, and thus it represents a homogeneous culture, and that very homogeneous culture is just the one culture, and that is Western culture. तो जो इफेक्ट इसका है वो ऑल राउंड है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पोलिटिकली भी। सो इट वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट।